समाज की नींव को अगर मजबूत करना हो तो शिक्षा से ज्यादा ताकतवर और धारदार हथियार कोई दूसरा नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए कहते हैं कि कलम की ताकत किसी तलवार से भी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में नफरत और देशद्रोह का एजेंडा चलाने वाले पत्थरबाजों और अलगाववादी नेताओं ने कलम की ताकत को कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों ने अपने हाथों में कलम उठा ली तो वहां की फिजाओं में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे पत्थरबाज और उनके नेता न सिर्फ एक्सपोज हो जाएंगे बल्कि उनका एजेंडा भी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको कुछ गंभीर बातों पर ध्यान देना चाहिए। आतंकवादियों और उनके समर्थक पत्थरबाजों ने जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के लिए अब स्कूलों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और अब वो स्कूलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 20 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिले में 2 स्कूलों में आग लगा दी गई। इससे पहले 8 सितंबर को पत्थरबाजों की फौज ने कुलगाम जिले में एक स्कूल की इमारत को जला दिया और बच्चों की स्कूल वैन में भी आग लगा दी। 12 सितंबर को पुंछ जिले में एक आतंकवादी स्कूल में जाकर छिप गया था, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये एक नए किस्म का आतंकवाद है जो शिक्षा व्यवस्था पर हमला करके अनैतिक सोच का प्रचार प्रसार करना चाहता है। दरअसल कोई भी स्कूल आतंकवादियों के लिए काफी सॉफ्ट टारगेट होता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आतंकवादी नहीं चाहते, अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीर के बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। अशिक्षित बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऐसे पत्थरबाज और अलगाववादी उनके हाथों में पत्थर पकड़ाकर अपना काम निकाल सकते हैं। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग के पार्ट 2 में आज के विश्लेषण से पहले आपको ये जानकारियां देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे आज के डीएनए टेस्ट का रिश्ता कश्मीर में शिक्षा के मंदिरों में लगी आग से है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आएंगी। पहली तस्वीर अनंतनाग के स्कूल की है, जिसे इसी महीने की 19 तारीख को जला दिया गया था। इसका मकसद था दक्षिण कश्मीर के युवाओं और बच्चों में डर और दहशत का माहौल पैदा करना। लेकिन दूसरी तस्वीर इसी दक्षिण कश्मीर के उन युवाओं की है जिन्होंने अलगाववादियों, पत्थरबाजों और आतंकवादियों की भारत विरोधी सोच पर देशभक्ति वाली चोट की है। एक आम कश्मीरी क्या चाहता है, यह सवाल अगर आप अलगाववादियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे आजादी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें आजादी का मतलब पता ही नहीं, और ये बात हमारे कल के डीएनए टेस्ट में आप देख चुके हैं। लेकिन कश्मीर की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आपको कश्मीर के देशभक्त युवाओं को देखना होगा। अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकी के बावजूद हजारों की संख्या में कश्मीरी युवा कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के 1200 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन भरा था। इनमें से 6000 युवा दक्षिण कश्मीर के 5 अलग अलग जिलों से थे, जिन्होंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जब ये युवा अपने घर से अनंतनाग के लिए निकले तो पत्थरबाजों की पूरी फौज ने इन पर हमला कर दिया। किसी पर पथराव किया गया तो किसी के कपड़े फाड़ दिए गए, कुछ युवाओं के बाल काट दिए गए, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अलगाववादी चाहते थे कि ये युवा अपनी मंजिल तक कहीं पहुंच ना जाए, लेकिन इन युवाओं के लिए देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ये भर्ती के लिए पहुंचे। इससे पहले आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजों से पीड़ित दक्षिण कश्मीर के 5000 युवाओं ने जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था, जिसका विश्लेषण इसी महीने की 21 तारीख को हमने आपके लिए किया था। कुल मिलाकर अगर कहें तो जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर यही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के मीडिया का एक वर्ग मुट्ठी भर पत्थरबाजों को हीरो के रूप में पेश करता है और बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को नायकों की तरह, हीरो की तरह स्टारडम देता है। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग पूरे भारत में देश प्रेम की लौ जला रही है और आज का दिन हमारी इस सीरीज के लिए एक विशेष दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह ने
सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी और वो भारत के युवाओं के लिए आज भी एक रोल मॉडल है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर हम आपको कश्मीर में ऐसे युवाओं के पास लेकर चलेंगे जो भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा सवाल यह है कि कश्मीर के इन देशभक्त युवाओं के इंटरव्यू आपके सामने क्यों नहीं आते? ये इंटरव्यू कोई क्यों नहीं करता? और अगर करता भी है तो वो आपको देखने और सुनने को क्यों नहीं मिलते? कश्मीर में देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों और डिजाइनर पत्रकारों को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह रिपोर्ट देशभक्ति की भावना से भरी हुई है और हमें लगता है कि इस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करने के लिए आज से बेहतर कोई और दिन हो ही नहीं सकता था। पत्थर मारते बेसिकली अगर हम देखेंगे वो लोग कौन है, वो तो असल में अनपढ़ लोग होते हैं। पत्थर क्यों फेंक रहे थे आप? सर दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से पत्थर से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो पत्थर मारते हैं अपनी माँ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये नुकसान वो खुद को ही कर रहे हैं। भारत से आज़ादी चाहिए आपको? ये हमें खुद भी मालूम नहीं, हम भारत में रहते हैं। अपने घर से जहाँ एक माँ होती है, भारत देश भी हमारा एक माँ जैसा सम्मान है और माँ की इज्जत करना हर किसी का फ़र्ज़ होता है। पाकिस्तान के लिए होती है, ये साफ होना चाहिए। नहीं सर, वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं। कुछ दिक्कत हुई है आने में? जी सर, बहुत दिक्कतें हुई रास्ते में सर। कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ ऐसी धमकियां दे रहे थे कि दोबारा नजर आए तो टांग तोड़ देंगे। ये वो हथियार है जो खून नहीं बहाता, लेकिन फिर भी इसका कत्ल कर दिया गया। आर पार उस साइड में भी, वहाँ तक ये साइड में भी एक केमिस्ट्री लैब थी, मगर सब डिस्ट्रॉय हो गया है। केमिस्ट्री मतलब लैब उसमें से कुछ नहीं निकला। इसका कोई भगवान नहीं है और ना ही इसका कोई खुदा है, फिर भी इसे नफरत की आग में झोंक दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल्स को, इनको टारगेट किया। इसने लोगों की आवाज को ताकत देकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन आज कश्मीर में इसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। सर क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ना पहुंच पाए, एजुकेशन से दूर रहें, इसलिए इस तरीके से स्कूल टारगेट किए? मे बी ये वो हथियार है जो शायद खून को बहने से बचा सके, लेकिन नफरत की बिसात पर मौत और दहशत की शतरंज खेलने वाले पत्थरबाजों और अलगाववादियों ने इसकी आत्मा को जलाकर जम्मू कश्मीर के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश की है। अनंतनाग में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत ज़्यादा विचलित करती हैं। अब पीछे की तरफ जो मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की बिल्डिंग 98 साल पुरानी है, 98 ईयर्स, और इस स्कूल को जला दिया गया। स्कूल का प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। सर पहले तो मुझे बताइए कि ये घटना कब की है और किन लोगों ने आग लगाई है? लोगों के तो हम नहीं कह सकते किन लोगों ने, मतलब हम तो वो नहीं कह सकते। अलबत्ता आग कोई 3:30 बजे शुरू हुई। जैसा कि मैं दूर ही रहता हूँ, मगर जो यहाँ मेरे पहुँचे लेक्चरर्स, कुछ टीचर्स जो लोकल हैं, जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कोई 3:30 बजे यहाँ आग नमूदार हो गई। और आनन फानन मतलब विदिन, वो उन्होंने कहा कि विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वजह क्या मान रहे हैं, क्यों स्कूल को टारगेट किया गया, क्यों स्कूल में आग लगाई गई? कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, क्या कहेंगे। कहते हैं शिक्षा घनघोर अंधेरे को भी दूर कर देती है।
लेकिन अलगाववादी और पत्थरबाजों की फौज ने दक्षिण कश्मीर के स्कूलों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो वहां के बच्चों और युवाओं को ताउम्र अंधेरे में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर दक्षिण कश्मीर में शिक्षा के दिए जलते रहे तो उनकी नफरत वाली दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सब मेरा कहना यह है कि जो लोग कर रहे हैं, खैर उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एजुकेशन एक ऐसी चीज है, और ये तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है इसको। इन सारी चीजों से तो सर इसको दूर रखा जाना चाहिए ना। मतलब कि आपको अगर आपका गुस्सा है या आपको जो भी करना है इससे बाहर कर लीजिए। वो तो होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। एक खासकर ये बिल्डिंग जो है इट इज़ एन एसेट। हमारी नई बिल्डिंगें वहाँ बन गई हैं जो पर साल या इससे भी पहले 1-2 साल 3 साल से बन रही है, और काम अभी भी चल रहा था। वो मैटर नहीं उतना करते हैं जितनी ये बिल्डिंग, क्योंकि मुफ्ती साहब ने इस स्कूल में पढ़ा है, मुफ्ती साहब एक्स CM इस स्कूल में पढ़ा है। सर क्या आपको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ना पहुंच पाए, एजुकेशन से दूर रहें, इसलिए इस तरीके से स्कूल टारगेट किए? मे भी हम उसे ये बात रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि मतलब पहले कभी हुआ स्कूल टारगेट हुए इससे पहले। हालांकि ऐसे पत्थरबाजों और अलगाववादियों की फौज के लिए बुरी खबर यह है कि दक्षिण कश्मीर में नफरत के दिए जलाने वालों की देशद्रोही उम्मीदों पर वहीं के कश्मीरी नौजवानों ने देशभक्ति वाला पानी फेर दिया है। ये दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के इलाके से आए वो युवा हैं जिनकी रगों में हिंदुस्तान का तिरंगा बसता है, जो भारत को अपनी मां कहते हैं और जिनके लिए भारत की एकता और अखंडता ही सब कुछ है। फोर्स में शामिल क्यों होना चाहते हैं? अगर देखे अपने घर से जहाँ एक माँ होती है, भारत देश भी हमारा एक माँ जैसा सम्मान है, और माँ की इज़्ज़त करना हर किसी का फ़र्ज़ होता है। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नाम रोशन हो और जिससे मेरा भविष्य बने, जिससे मेरा घर चले, जिससे मेरे आसपास का माहौल ठीक हो, जिससे मेरे देश में कोई फितना ना हो, कोई फसाद ना हो, जिससे हमारा माहौल अच्छा हो। इसीलिए मैं अपने फोर्स में ज्वाइन होता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट इसकी तनख्वाह देती तो है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। और ये सब कश्मीरी भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कुछ करें। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो पत्थर मारते हैं अपनी माँ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये नुकसान वो खुद को ही कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ भारतीय सेना के लोग हैं, यहाँ CRPF का कोई जवान है, JK पुलिस का कोई जवान है, वो तो अपनी माँ की इज़्ज़त की सुरक्षा के लिए है। उनका क्या जाएगा, ज़्यादा तो हमारा भविष्य ख़राब होता है। मैं इस समय फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। लगभग 3 महीने से मुसलसल बंद है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी मैं स्टूडेंट ही नहीं था, जैसे कभी मैं पढ़ता ही नहीं था, जैसे मजदूर घर में मजदूरी करता है, वैसे मुझे ईमानदारी से बोलूँ, आप जो बातें बोल रहे हो ना, मन कर रहा है कि आपको आपका चेहरा दिखा दूँ और आप जैसे नौजवान तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कश्मीर को ख़राब करना चाहते हैं, उसकी फ़िज़ा को बिगाड़ना चाहते हैं, जो एक पता नहीं कौन सी इमेज कश्मीर की सामने ला रहे हैं। कश्मीर के नौजवानों को लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, दुनिया में दिखाते हैं कि साहब यहाँ का नौजवान तो पता नहीं क्या चाहता है। आप जैसे नौजवान, मतलब गर्व है हमें आपके ऊपर। यकीन मानिए, आप जैसे लोग अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को सोच भी नहीं सकते पता नहीं क्या होगा। अब ये बताइए, सोच क्या है? अगर फोर्स में शामिल हो गए तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है देश के लिए? सर, एक तो बेरोज़गार हैं, रोज़गार का वसीला भी लग जाता है और एक अपने देश की रक्षा भी हो जाएगी, इसीलिए फोर्स में आना चाहते हैं। हमारी चॉइस है सर, हमारी चॉइस है सेना में आने के लिए। हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन के लिए शहीद होना चाहते हैं। ये हमारी सुरक्षा है, ये मेरी चॉइस है। मैं बचपन से यही चॉइस थी मेरी कि मैं सेना में आऊँ और अपने देश की रक्षा करूँ। मैंने अभी तक 35 भर्तियाँ की है, तो अभी इंशाल्लाह जब तक मैं सेना में नहीं आऊँगा तब तक ट्राई करता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेना में आऊँगा, अपने देश की सुरक्षा करूँगा। लेकिन चुनौतियाँ तो आपके सामने होंगी। आपका चेहरा हम इसी वजह से नहीं दिखा रहे, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। चाहते तो थे कि इन नौजवानों को देश देखे, दुनिया देखे कि कश्मीर का असली नौजवान है कौन।
वो चाहता क्या है। हमने आपको पहले भी वो नौजवान दिखाए थे जो हसरत रखते थे, लेकिन आज तमाम इन सब हालातों के बावजूद जब यहाँ पर ये नौजवान पहुँचता है, उस वक्त जबकि हड़ताल है, उस वक्त जबकि पत्थर चलाए जाते हैं, तब अगर वो नौजवान यहाँ पर पहुँचता है और वर्दी पहनना चाहता है, तब आप समझिए, सरकार समझे, दुनिया समझे कि कश्मीर का नौजवान असल में चाहता क्या है। इन जैसे हजारों सच्चे भारतीय कश्मीरी हैं जो देश सेवा के लिए सुरक्षा बलों की वर्दी पहनना चाहते हैं। वही सुरक्षा बल जिनको बदनाम करने में पाकिस्तान ने, अलगाववादियों ने और देश के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्थरबाजों और अलगाववादियों के लिए कोई अपना नहीं, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद इसीलिए उन ओछी विचारधारा वाले गुंडों की फौज ने दक्षिण कश्मीर के इन युवाओं को भी नहीं छोड़ा। पर एक बात ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ तक पहुँचने में दिक्कतें तो आई होंगी, अड़चनें तो आ रही होंगी। हम तो बहुत परेशानी से यहाँ आए हैं, साइकिल पे आधे हुए, आधे तो पैदल आए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो जो सभी लोग हैं या तो पत्थर मारते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे वो लोग कौन है, वो तो असल में अनपढ़ लोग होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ भी होता है वो यहाँ आता, यहाँ ट्राई कर लेता, या कहीं भी जाए, या इसमें नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में या पुलिस में, एयरफोर्स में या किसी में भी, हमारा यहाँ पूरी परेशानी है। इसलिए हम परेशानी से यहाँ आए हैं, बस यही। कुछ दिक्कत हुई है आने में? जी सर, बहुत दिक्कतें हुई रास्ते में सर। कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ ऐसी धमकियां दे रहे थे कि दोबारा नज़र आए तो टांग तोड़ देंगे। तो सर ऐसी धमकियों को सामने रखते हुए भी हम फिर वहां से यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें अपने देश से ज़्यादा बहुत प्यार है। हम अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इसलिए सर हम यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करके पहुँचे। अच्छा, हमने सुना कि कई लोगों के आई कार्ड वगैरह भी जला दिए गए, कई ऐसी भी दिक्कतें आई। हाँ सर, ऐसा हुआ है? हाँ सर, हुआ है। सब कपड़े जला दिए गए सर, उनके सर के बाल भी काट दिए गए सर। आई कार्ड वगैरह जला, सब कुछ डॉक्यूमेंट जला दिया, आई कार्ड जला दिया, और कपड़े बहुत जगह कपड़े भी फाड़ दिए। रास्ते में कपड़े उतार देते हैं, डॉक्यूमेंट जला देते हैं, बैग शैग जला देते हैं। बहुत रुकावटें होती हैं सड़क, बहुत आने में बहुत रुकावटें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग आपका चेहरा नहीं दिखा रहे, हम ये सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उन लोगों को पता चल जाए कि आप यहाँ आ रहे हैं, वो तो हमारे घर को जलाएगा, वो तो घर को जलाएगा, घर भी जलाएगा, और माँ बाप सब भी मर जाएगा। ये तो गांव में कम से कम 5% होते हैं। अगर 100 में से 5% होते हैं ऐसे लोग जो ऐसे परेशानी करते हैं। अच्छा, ये हकीकत है, लेकिन हम पूरे दुनिया को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में ये सिर्फ 1%, 2%, 3% लोग हैं जो कि माहौल ख़राब कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे गांव में, अगर 100% में से 5% या 2% निकलेंगे ऐसे लोग, ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा तो चाहते हैं यही माहौल ठीक हो जाए। अच्छा, आप ये बताइए, सबसे मैं एक साथ सवाल पूछूंगा कि आज तो चूंकि आपके पास अभी वर्दी नहीं है और आप हालात हैं वही कि अभी अगर आपका चेहरा दिखाया तो दिक्कत होगी, लेकिन कल अगर आप सबके पास में बीएसएफ की, सीआरपीएफ की या किसी भी फोर्स की वर्दी आ गई तो खुल के मेरे सामने इधर आकर के बात करोगे, चेहरा दिखा करके? करेंगे सर, जरूर करेंगे बात सर, फ्रंट पे आके बात करेंगे सर, पक्का करेंगे? जरूर करेंगे सर। हम अभी भी नहीं डरते हैं, दिखाओ तो चेहरा। नहीं, चेहरा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और एक इल्तिजा ये भी है कि अपने जैसे लोगों को ना आगे बढ़ाइए, क्योंकि कश्मीर में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले और रोज़गार फराम हो, यही हम चाहते हैं कि हम कश्मीरी लोग यही चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि रोज़गार फराम हो जाए, फिर अमन हो जाएगा। यही तो बात है, रोज़गार की प्रॉब्लम। अच्छा, हमने ये भी देखा बीच में कि कुछ जगह स्कूल भी जलाए गए हैं। स्कूल क्यों जलाए जा रहे हैं, क्यों स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है? कि वो ऐसे लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जो आगे का जो माहौल है वो बड़े कश्मीर में अच्छी तालीम हो, वो फ्यूचर बने, किसी बच्चों को फ्यूचर बने, लेकिन वो नहीं चाहते। शरपसंद जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि ऐसी अच्छी भविष्य मिले कश्मीरियों को कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन इन सच्चे देशभक्तों के जज्बे को कोई भी नहीं हिला सका। इन युवाओं ने तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इनके भीतर का देशभक्त मरा नहीं, वो जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए, जैसा आपने कहा है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो घाटे में माहौल को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लाइफ का नाम चैलेंज है
और इन बच्चों को मैंने देखा है, ये उन सब चैलेंजेस से लड़ते हुए रिक्रूटमेंट सेंटर तक पहुँचे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की होगी। मेरे नोटिस में बहुत कम ही ऐसा वाक़या आया जहाँ पे इनके ऊपर किसी ने इस प्रकार का किया है। ठीक है। आज दक्षिण कश्मीर के इस इलाके से एक सच्चा कश्मीरी उन पत्थरबाजों को भी 2 शब्द कहना चाहता है। इसलिए नहीं कि सुधर जाओ, बल्कि इसलिए कि संभल जाओ। और हम कश्मीरी भाइयों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप बस भी करो ये, क्योंकि अब हद हो रही है। 3 महीने से हम मुसलसल, और खाली अगर हम तालीमी शोबे से बात करते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर हम घर के हालात को देखेंगे, मैं आज का जवान लड़का, घर में एक भाई है मेरा, वो छोटा है मुझसे। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, पता नहीं मुझ जैसे घर कश्मीर में और कितने होंगे। मैं अपने घर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको सुनाऊंगा कि मेरे घर में एक छोटा भाई है मेरा और मैं उससे बड़ा हूँ, उसके और मेरा माँ बाप है वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी है। मैं मजदूरी के लिए मजबूर हो चुका हूँ कि अब मैं कुछ काम करूँ, अपने माँ बाप को खिला सकूँ। 2 वक्त की रोटी भी अब नसीब नहीं हो रही है। इतने हालात ख़राब हुए हैं कश्मीर में। कितने लोग होंगे यहाँ के इस कश्मीर में, उन लोगों को नज़र ही नहीं है। बड़े लोग उनको भटका रहे हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो, हड़ताल के लिए निकलो। अगर आप देखेंगे कश्मीर में इस समय कौन से लोग इसके साथ हैं, तो वो बड़े लोग हैं। मुझे दिखाओ गरीब लोग कौन है इसमें साथ जो साथ इसको दे रहा है इस तहरीक को। कौन सी तहरीक है? ख़राब तहरीक है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देश को भरोसा दिलाती है कि वहां सब कुछ बुरा नहीं है। 100 की भीड़ में 5 लोग अगर हाथों में पत्थर उठाकर भारत पर हमला करने की फिराक में बैठे हैं, तो 95 लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी सोच रखने वालों को उनकी सही जगह दिखाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग देश के डिजाइनर पत्रकारों के साथ मिलकर इनकी आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की सड़कों पर, दीवारों पर या फिर गाड़ियों में जो लिखा है वो एक कड़वा सच है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये कश्मीर में हर दीवार या हर गाड़ी पर नहीं लिखा है। कुछ चंद लोग चंद जगहों पर भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे इस गाड़ी पर लिखा है गो इंडिया। हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस इंडिया के आगे इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, इतना ज़रूर लिख सकते हैं। और ये तय है कि शायद कुछ देर बाद वो लोग जो ऐसा लिखते हैं इसको मिटा दें, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो 130 करोड़ लोगों के दिलों पे लिखा है इंडिया इज़ द बेस्ट, उसको कैसे मिटाएंगे? कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कश्मीर के देशभक्त युवाओं को अपने दिल की बात कहने के लिए अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। कश्मीर के ये युवा आज खुलकर कहना चाहते हैं कि वो भारत के साथ हैं, खुलकर कहना चाहते हैं कि वो सुरक्षा बलों में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि जहां उन्होंने ये कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, वो भारत से प्यार करते हैं, वहीं उनकी जान पर आफत आ जाएगी। और ये हम सब के लिए न सिर्फ दुख का विषय है, बल्कि शर्म की भी बात है, क्योंकि हम इस स्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं। आपने कश्मीर के घायल पत्थरबाजों के इंटरव्यू अक्सर देखे होंगे। हर बड़ा पत्रकार जब कश्मीर जाता है तो घायलों के इंटरव्यू करता है, अलगाववादियों के इंटरव्यू करता है, पत्थरबाजों के इंटरव्यू करता है। हमारे देश का मीडिया इन पत्थरबाजों से ये पूछता है कि उन्हें चोट कैसे लगी, सुरक्षा बलों ने उन पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं, उनकी आंखों में कौन कौन से सपने थे और ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये पैलेट गन्स का शिकार कैसे बन गए, ये पूछा जाता है। मगर कश्मीर के इन देशभक्त युवाओं के इंटरव्यू कोई नहीं दिखाता। ये जो इंटरव्यू आज हमने आपको दिखाए, ये जो युवा जो बात कर रहे थे, ये इंटरव्यू कभी आप तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? कभी आपने सवाल किया है कि इस तरह के युवाओं की बात, इस तरह के युवाओं के इंटरव्यू आप तक क्यों नहीं पहुंचते? जब पत्थरबाजों पर पैलेट गन्स चलाई जाती हैं तो पूरे देश में खबर दिखाई जाती है, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन जब कश्मीर के देशभक्त नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं और अलगाववादी उन पर पत्थर फेंकते हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग सेना के कैंप तक पहुंच ना जाएं, बच्चे स्कूल तक पहुंच ना जाएं, उन्हें सेना में शामिल होने से रोकते हैं, तो कोई इस खबर को
नहीं दिखाता। हमारे देश के मीडिया को इस दोहरे रवैये पर अपना जवाब जरूर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता और पत्थरबाज पाकिस्तान की भक्ति में इस तरह लीन है कि उन्हें सही और गलत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दक्षिण कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पत्थरबाजों की फौज एक्टिव हो गई थी। घाटी में मौजूद सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। दुख की बात यह भी है कि डिजाइनर पत्रकारों ने पत्थरबाजों का हालचाल तो पूछ लिया, लेकिन किसी के पास सुरक्षा बलों के जवानों की तकलीफ सुनने का वक्त नहीं था जो पथराव के दौरान घायल हुए। अक्सर हमारे देश का मीडिया पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की नकारात्मक छवि पेश करता है, नेगेटिव इमेज आपके सामने प्रस्तुत करता है। ऐसे बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों को आज मैं प्यार से एक बात बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हिंसा के बाद शांति का वातावरण बनाने के लिए भारत की सेना इन दिनों ऑपरेशन काम डाउन चला रही है। इसी के तहत सेना ने अब दक्षिण कश्मीर में जादू की झप्पी कैंपेन की शुरुआत की है। सेना दक्षिण कश्मीर के उन इलाकों में जा रही है जहां कानून व्यवस्था खराब है। सेना का मकसद वहां के स्थानीय लोगों में भरोसा कायम करना है। इसके लिए दक्षिण कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाके अनंतनाग के प्रभारी कर्नल धर्मेंद्र यादव हर रोज अपनी जीप से एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी AOR के राउंड पर निकलते हैं और स्थानीय लोगों और खास तौर पर बच्चों से मुलाकात करते हैं। आज देश को यह जानकर काफी खुशी होगी कि अनंतनाग के स्थानीय निवासी न सिर्फ सेना की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि वहां पहुंचने पर वो उनका अभिनंदन भी करते हैं। कर्नल यादव हमेशा गांव वालों से बेहद खुले मन से मिलते हैं और उन्हें गले लगाते हुए जादू की झप्पी भी देते हैं और हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल है जिसके बारे में आज पूरे देश को जानकारी देना हमारा फर्ज था। अब आप समझ गए होंगे कि अलगाववादी, डिजाइनर पत्रकार और पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लोग जी न्यूज से इतनी नफरत क्यों करते हैं। लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग पर आपकी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। बहुत सारे दर्शकों ने, जिनकी संख्या लाखों में है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया है और हम आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अगर आप हमारी आजाद रिपोर्टिंग पर कोई संदेश देना चाहते हैं या सीधे हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी बात देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें mynews@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप हमें कोई वीडियो संदेश भेजना चाहते हैं तो उसे अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9643333444 इस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। हम जी न्यूज पर आपके संदेशों का प्रसारण करेंगे। एक ही गुजारिश है आपसे, अपना नाम और अपना शहर का नाम जरूर बताइएगा और साथ ही अपने संदेश को छोटा रखिएगा। कोशिश कीजिए कि ये संदेश 20 सेकंड में खत्म हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस लोगों को दिखा पाएंगे। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग कल भी जारी रहेगी। आपने आज तक कई बार पाकिस्तान की जुबान से सुना होगा कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। आपने देश के कई डिजाइनर पत्रकारों को पैलेट गन से घायल होने वाले लोगों का इंटरव्यू करते हुए भी देखा होगा, जिसमें सुरक्षा बलों के खिलाफ कई तरह की बातें कही गई। देश के कई नेताओं को भी आपने कश्मीर के मुद्दे पर यह कहते सुना होगा कि सुरक्षा बल संयम से रहें और पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन कल हम आपको कश्मीर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। आपको शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि कश्मीर में सुरक्षा बलों के 6000 जवान घायल हुए हैं। जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 6000 सुरक्षा बलों के जवान कश्मीर में घायल हो चुके हैं। लेकिन आज कोई भी इन घायल जवानों की बात नहीं करता। कोई ये नहीं पूछता कि सुरक्षा बलों के 6000 जवान आखिर घायल कैसे हो गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन इसके बाद भी ये जवान घायल हो गए। इन जवानों पर किसने हमला किया, इन जवानों को किसने घायल किया, वो कोई तो होगा जो जवानों पर हमला कर रहा है। निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए। किसी भी समस्या की जड़ में जाए बगैर आपको अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए और समस्या की जड़ तक जाने में हम आपकी मदद करेंगे। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद
आप कश्मीर के हालात और वहां की समस्याओं के बारे में एक निष्पक्ष राय बना पाएंगे, क्योंकि हम इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। हर जानकारी, हर इंटरव्यू, हर बयान, हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। वो तस्वीरें जो इससे पहले आप तक पहुंचती नहीं थी, वो इंटरव्यू, वो बयान जो आप तक पहुंचते नहीं थे। ये खबर हमने आज खास तौर पर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर आपको दिखाई है, और ये खबर हमारे देश के युवाओं को समर्पित है। और युवाओं के लिए शहीद भगत सिंह के जीवन का यही संदेश है कि इस दुनिया में जन्म लेना तो बहुत आसान है, लेकिन शहीद होना बहुत मुश्किल। और जो लोग शहीद हो गए, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, उनकी इज्जत करना सीखिए।